बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको संचयन भाग 2 की दूसरी कहानी सपनों के से दिन की पुनरावृत्ति करा रही हूँ। और इसके ऊपर पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है, आपने उसे देखा होगा। ये आपका पुनरावृत्ति सेशन है, तो कहानी को पूरे विस्तार से ना करके मैं इसे संक्षिप्त रूप में, सारांश के रूप में आपको समझाऊंगी, पाठ के सारांश के रूप में। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आई हुई कहानी को जब दोबारा सुनेंगे तो वो अच्छे से आपको याद हो जाएगी। तो मैं शुरू करती हूँ सपनों के से दिन, गुरदयाल सिंह की लिखी हुई ये जो कहानी है। तो लेखक ने ये माना है कि विद्यार्थी जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ घटनाएं, कुछ जीवन की चर्चाएं, विद्यालय के दौरान की जो चीज़ें होती हैं वो कभी जीवन भर भूलती नहीं। और जब कभी हम अपने बड़े हो जाने में या कुछ समय के पश्चात उन चीज़ों को याद करते हैं तो वो हमें अजीब तो लगती ही हैं, लेकिन एक यादगार पल होता है। संभवतः लेखक को भी अपने विद्यार्थी जीवन के समय का जो वर्णन उन्होंने अपने यहाँ किया है उसको उन्होंने अनुभव किया होगा। उस जमाने के पढ़ाई लिखाई, कैसे उस समय के घर परिवार में पढ़ाई की कीमत थी या कैसे लोग उसका महत्व कितना देते थे, ये सारी बातें जो उन्होंने अनुभव की थी आत्मकथ्य के रूप में अपनी याद के आधार पर उन्होंने यहाँ पर कहानी की रचना की है, सपनों के से दिन। तो मैं आपको उस कहानी को संक्षिप्त रूप में समझाना चाहूँगी कि ये गुरदयाल सिंह की आत्मकथा का अंश है, जिसमें लेखक ने अपने बचपन और अपने विद्यार्थी जीवन, विद्यालय जीवन का सजीव चित्रण किया है। लेखक के साथ बचपन में खेलने वाले बच्चों एक से एक होते थे, लगभग सबका स्वरूप एक होता था। वे नंगे पांव, फटी मैली कुचैली सी बनियान, कच्चे टूटे बटन वाले कपड़े, बिल्कुल साक्षात गांव के दृश्य का वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है कि इस समय गांव में उस समय ऐसे ही होते थे कि बच्चों के पास ढंग के कपड़े नहीं होते थे। शर्ट बुशर्ट, फटे चिथड़े, तार तार हुए बनियान पहने हुए बच्चे इधर उधर खेलते कूदते। तब उसमें प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं होता था और बाल बिखरे होते थे, धूल में खेले होते थे, लकड़ी के ढेर पर, पेड़ों की डाल पर इधर उधर चढ़कर खेलते, चोट खाते, रोते चिल्लाते, घर वापस आते, घर पर भी जाकर मार खाते। उनके कुर्ते कई जगह से फट जाते, कई जगह उनकी पिंडलियां छिल जाती, घुटनों पर और पिंडलियों पर, कोहनियों पर रेत जमा होती थी। घर पहुंचकर जब अपनी इस हालत को वो दिखाते तो उनकी पिटाई भी होती। माँ बाप तो ऐसे मारते कि नाक मुंह से खून निकलने लगे, लेकिन इतना पिटने के बाद भी बच्चे फिर खेलने जाते थे। तो उस समय का जो माहौल था उसका वर्णन करते हुए लेखक ने यहाँ पर बताया है कि उन्होंने कौन से वातावरण को देखा था। उस वातावरण में जब बच्चों में मान प्रतिष्ठा जैसी चीज़ें नहीं होती थी, बस उनका एक अपना बचपन होता था, जिस बचपन में वो खेलना कूदना, कपड़े कैसे हैं, कोई क्या कहेगा, इन भावनाओं से बिल्कुल परे होते थे। बस खेलना, चोट खा गए, घर गए, शिकायत हुई, मार ऊपर से पड़ी, लेकिन अगले ही पल फिर वो खेलने कूदने के लिए तैयार हो जाते थे।
तो ये चीज़ गुरदयाल सिंह ने, कथाकार ने स्वयं अनुभव किया था, उस वातावरण को वो जिए थे, देखे थे, तो उन्होंने इसका वर्णन किया है। अब लेखक के साथ खेलने वाले उनके जो अधिकांश साथी और उसके परिवार आसपास के गांव में आकर बसे थे, इन सभी की आदतें भी बिल्कुल आपस में मिलती जुलती सी लगती थी। उनमें अधिकांश तो कभी स्कूल गए ही नहीं थे, उन्होंने स्कूल का मुंह ही नहीं देखा था, और जो कभी गए भी थे तो उनकी पढ़ाई में रुचि नहीं होती थी। उस जमाने में पढ़ाई में बच्चों की रुचि इतनी थी ही नहीं। उन्हें ये लगता था कि बड़े होकर खेती बाड़ी का काम करना है या अपने पिता के साथ परचूनिए की दुकान पर बैठकर राशन बेचना है। उसके लिए जितना ज्ञान होता था वो ज्ञान पिता से मिल ही जाता था। तो पढ़ाई के प्रति एक मन में धारणा बन गई थी कि स्कूल जाने का मतलब कि मास्टर की पिटाई, स्कूल का बोझिल काम वो उनसे नहीं होगा। तो अक्सर बच्चे स्कूल जाने के पहले ही रास्ते से कहीं भाग जाते थे, बस्ते को फेंक दें, कहीं भाग जाएं, अमराइयों में खेलते कूदते रहें, शाम हुई तो लौट आए। पढ़ाई में रुचि नहीं थी, घर वालों को इतनी फुर्सत नहीं होती थी खेती बाड़ी और घर के कामों से कि वे बच्चे को इस तरह से दबाव डालते कि नहीं पढ़ना कैसे ज़रूरी है। पढ़े लिखे माँ बाप भी उतने नहीं होते थे। तो अधिकांश बच्चे अपनी अरुचि को दिखाने के लिए बस्ते को तालाब में फेंक दें बैग को और वापस इधर उधर खेलने निकल जाते थे। न वे स्कूल गए, न उनके माँ बाप ने कभी ज़बरदस्ती से उन्हें स्कूल भेजा। उन्हें भी ये लगता था कि नहीं भी जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा, परचूनिए की दुकान पर तो बैठना। परचूनिए की दुकान मतलब वही राशन, आटा चावल दाल, जहाँ सारे सामान मिलते हैं उन दुकान पर तो बैठना है। उसकी पढ़ाई में अगर रुचि नहीं है तो हटाओ छोड़ो जाने दो। तो वो माँ बाप पिता के साथ वो दुकान पर बैठकर पुड़िया बांधना, सामान तोलना वगैरह आदि में हाथ बटाने लगते। और जब कभी विद्यालय के मास्टर ऐसे अभिभावक से बच्चे को पढ़ाने को कहते तो उनका सीधा जवाब भी होता कि अरे पढ़ के क्या करेगा, तहसीलदार बनना है, डिप्टी कलेक्टर बनना है। यानी इस तरीके से उन्हें ये लगता था कि पढ़ने का मतलब बच्चा डिप्टी कलेक्टर ही हो जाए। शिक्षा का उनके लिए सिर्फ इतना ही नज़रिया उनका था कि उन्हें तहसीलदारी में लगवाना है, डिप्टी कलेक्टर बनना है। तो मास्टरों की बात को वो बहुत ध्यान से नहीं सुनते थे। थोड़ी बहुत मुनीमी की बात जब आती थी कि दुकान पर बैठ के हिसाब किताब जोड़ना आ जाए तो वे किसी ऐसे मुनीम को बुला करके उन्हें थोड़ा पढ़ना लिखना, मुनीमी की जो भाषा होती थी वो उन्हें सिखा देते थे। बस काम चल निकला। काम चल निकला तो उन्हें पढ़ाई, शिक्षा और डिग्री से क्या मतलब है कि बच्चे का पढ़ना ज़रूरी है। तो उस ज़माने में लोग शिक्षा के प्रति इतने जागरूक नहीं थे। अब लेखक के जो आधे से अधिक साथी थे, मित्र थे, जो उनके साथ थोड़े विद्यालय जाने आने वाले थे, उनमें जो ज़्यादातर जो थे वो राजस्थान हरियाणा से मंडी में व्यापार आदि दुकानदारी करने आते थे। तो उनकी बोली, उनकी भाषा जो होती थी बिल्कुल अलग होती थी। और खेल कूद के ये दिन कब कैसे उनके बीच जाते थे उन्हें पता भी नहीं चलता था। स्कूल के बंद कमरे में बैठकर पढ़ना उनके लिए, अधिकांश के लिए सिर्फ सजा समझ में आती थी। उन्हें लगता था कि एक कमरे के अंदर बैठ करके पढ़ना, एक किसी निश्चित समय से निश्चित समय तक एक स्थान पर बैठे रहना एक बंधन है। और अधिकांश बच्चे जो थे
वे राजस्थान और हरियाणा के वो व्यापारी की तरह से थे, उस घराने से थे। तो उन्हें लगता था कि पढ़ लिख कर क्या करेंगे, थोड़ी बहुत मुनीमी आ ही जाती है, काम चल जाएगा। तो अधिकांश जो थे छोटी सी ही उम्र से अपने माता पिता के साथ मिलकर काम धाम में हाथ बटाने लगते, काम कराने लगते, चाहे वो खेती का हो या दुकान का। अब लेखक को आज भी जब वो कहानी लिखने चलते हैं तब भी उन्हें स्कूल जाने के रास्ते के जो वातावरण है उनकी उन्हें बहुत अच्छे से याद थी कि दोनों ओर सुंदर ढंग के काटे छाटे झाड़ उगे हुए थे। उस वातावरण को याद करते हैं कि जब वो विद्यालय जाते थे तो विद्यालय में जाते समय रास्ते में उन्हें क्या क्या चीज़ें मिलती थी। बाग बगीचों के बीच से रास्ते होकर विद्यालय में जाते थे और किसी खुले स्थान या बाग बगीचे में ही विद्यालय चलते थे, जहाँ एक दो कमरे होते या मैदान में या पेड़ों के नीचे बच्चे पढ़ते। तो चारों ओर से बाग बगीचे, पत्तों की सुंदर महक, तरोताज़ा स्वरूप उन्हें याद आता। और विद्यालयों की क्यारियों में जो तमाम तरह के सुंदर सुंदर फूल लगाए होते, गेंदा, गुलाब, वो सब खुशबूदार कलियां, और बच्चों की जो शैतानियां होती थी कि बच्चे विद्यालय में घुसते ही, स्कूल के अंदर घुसते ही सबसे पहले माली की नज़र बचा के, अध्यापकों की नज़र बचा के, अन्य बच्चों की नज़र बचा के, मौका लगा तो एक फूल तोड़ लिया। बच्चे तो बच्चे ही, हर युग के बच्चे बच्चे ही होते हैं। तो इन सब चीज़ों में बच्चों को बहुत मज़ा आता है। वो सोचते हैं कि ये विद्यालय है, यहाँ कौन मुझे इतना रोकेगा, बस सबकी नज़र बचा के धीरे से तोड़ लो, क्या फर्क पड़ता है। तो ये लेखक को भी इन चीज़ों की याद आती है कि उनके समय भी बच्चे ऐसा ही करते थे। कुछ देर उन्हें सूंघते, कभी जेब में रख लेते, कभी किताबों के बीच में दबा लेते, कभी कोई देख लेता तो झट से मुंह में दबा कर खा जाते। तो ऐसे कर करके उनका जो समय था, खेल कूद का जो समय था, वो बीत जाता था। तो लेखक ने अपने उन दिनों को भी याद किया है कि बचपन के समय उन्हें कैसे क्या क्या अनुभूतियाँ होती थी, वो सारी चीज़ें उन्हें याद आती हैं। अब उस समय जो पढ़ाई होती थी, 1-1.5 महीना अगर पढ़ाई हो जाए तो स्कूलों में 1.5-2 महीने की छुट्टियां हो जाती थी, यानी पढ़ाई कम होती थी और छुट्टियां बहुत होती थी। उनका जो सत्र चलता था वो सत्र भी जुलाई महीने से चलता था और अप्रैल बीतते बीतते मई जून छुट्टियों में निकल जाता था। तो छुट्टियां बहुत होती थी और जब उन्हें छुट्टियां होती थी तो शुरू में तो वो छुट्टियां बस खेलने कूदने, ननिहाल जाने, नानी के यहाँ घूमने, नानी के यहाँ पेड़ पौधों पे कूदना, बाग बगीचे में जाना, अमराइयों में खेलना, यही सब की दिनचर्या होती थी। और नानी के यहाँ जाना यानी गर्मी की छुट्टियों की स्कूल से छुट्टियां हुई नहीं कि बच्चे नानी के यहाँ जाने के लिए व्याकुल हो जाते थे। उसके पीछे बहुत कारण थे कि नानी के यहाँ उन्हें सारी सुख और शांति मिलती थी, खाने पीने को खूब मिलता था, बहुत कद्र होती थी, बहुत प्रेम मिलता था घर के लोगों से। तो उन्हें लगता था इससे अच्छा सुनहरा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। तो छुट्टियां होते ही बच्चे ननिहाल जाने के लिए व्याकुल हो जाते थे। गांव में खेलना कूदना, नानी के यहाँ बाग बगीचे में चलना, वो सब चीज़ें लेखक को याद आती हैं कि गांव के छोटे से तालाब में कैसे वो खूब नहाते थे और नानी से अपनी मनचाही वस्तुएं मांग मांग कर खाते थे। और जिस साल लेखक ननिहाल न जा पाते, वो उस ननिहाल का सुख जो रहता, अपने घर के पास के जो गांव के तालाब होते उन्हीं में वो नहाते, गीले बदन
रेत पर लेट जाते, खेलते कूदते, या और कुछ होता तो गंदे से तालाब के पानी में ऊंची छलांग लगाते, और छलांग लगाने के दौरान कभी कभी जो गंदा पानी रहता वो मुंह में भर जाता। साथियों को तैरना नहीं आता, तो लेकिन जो मित्र होते थे वो ऐसा दिखाते थे जैसे वो बहुत बड़े तैराक हों, और अगर किसी कारण से कूदने फांदने या मित्रों के साथ हाथापाई करने में कहीं गहरे पानी की तरफ जाने लगते तो गंदा पानी मुंह में चला जाता, और मुंह में चला जाता तो वे खांसने लगते, और खांसते खांसते बाहर आते। तो वहाँ के जो वातावरण का अनुभव लेखक ने किया था उसी को उन्होंने याद कर करके आत्मकथ्य की तरह यहाँ पर बताया है, लिखा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एकदम लेखक के दिलो दिमाग में ताज़ा रहती हैं, जिसे वो सोचता है। तो छुट्टियों के दिन की बात अगर करें तो छुट्टियां जब शुरू होने वाली रहती हैं तब बच्चों को लगता है कि काश वो दिन बहुत जल्दी आ जाए, और वो उंगली पर गिनते हैं कि बस अब तो 2 दिन बाकी है छुट्टियों के लिए, अब तो 3 दिन बाकी है, और आखिरी दिन एकदम जैसे वो बेचैन हो जाते हैं। छुट्टियां आते ही तरह तरह की दिमागी चीज़ें चलने लगती हैं कि कैसे क्या क्या किया जाएगा। लेकिन जब छुट्टियां बीतने लगती हैं तब याद आता है कि अरे विद्यालय से तो बहुत सारा काम मिला था, वो तो हमने किया नहीं। अब आजकल के बच्चे उससे क्या करते, अरे खुलेगा किसी से कॉपी किताब लेंगे, उधार लेंगे। उस समय के बच्चे कहते थे आज नहीं कल कर लूँगा, कल नहीं परसों कर लूँगा, और ऐसे ही करते करते क्रम से धीरे धीरे जो छुट्टियां होती वो बीतने लगती, और जैसे जैसे छुट्टियां बीतती बच्चों को और डर लगने लगता कि अरे अब तो छुट्टियां भी ख़त्म हो रही हैं, अब तो काम पूरा नहीं हुआ तो विद्यालय पहुंचने पर मास्टर साहब की छड़ी मिलेगी। उस ज़माने में तो बहुत मारा पीटा भी जाता था छड़ी से। अब अध्यापकों के द्वारा जो गृह कार्य मिला रहता था वो उसकी याद आने लगती थी कि अध्यापकों ने, और उस ज़माने में सवाल 200 से कम दिए भी नहीं जाते थे। आजकल की तरह नहीं है कि बिल्कुल थोड़ा सा होमवर्क मिलता है, हॉलीडे होमवर्क। उस ज़माने में आधी आधी पुस्तक 200 सवाल, पूरी कहानियाँ पढ़ के आना, मोटे मोटे उपन्यासों को पढ़ना, अपने शब्दों में लिखना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। तो 200 सवाल से कम तो देते नहीं थे। अब दिन जैसे जैसे बीतना शुरू करता, मार खाने का डर वैसे वैसे ज़्यादा हो जाता। एक एक दिन करके छुट्टियां भी बीतने लगती, जैसे लगता कि छुट्टियां भागती जा रही हैं, और गर्मी के दिन पल भर में पलक झपकते बीतने के कगार पे आ जाती। और जैसे जैसे बीतता, लेखक कहता वैसे वैसे बच्चों में डर और बढ़ने लगता। और कुछ बच्चे तो ये सोचते कि कौन बैठ के करे, इतना ज़्यादा काम है, क्योंकि खेल के छुट्टियां सारी बिता चुके हैं। अब बचे हुए कुछ दिनों में काम करना दोभर बहुत कठिन। उन्हें ये लगता कि चलो देखा जाएगा, थोड़ी मार खा लेंगे। कुछ बच्चे तो मार खाने को तैयार हो जाते थे मगर काम नहीं करेंगे। यानी पढ़ाई से और पढ़ाई के प्रति रुचि की बात करें तो उस जमाने में रुचि ही कम होती थी, और घर वालों को इतना रुचि जगाने की चिंता भी नहीं होती थी। न कोई प्रतियोगिता थी, न किसी तरह की कठिनाई थी। और कुछ बच्चे तो बहादुरों की तरह, शेरों की तरह समझौता कर लेते कि चलो मार ही खा लेंगे। और धीरे धीरे छुट्टियां कम होकर भागने लगती, ख़त्म होने लगती। गर्मी के दिन बड़े होते हैं
और डर भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब जब विद्यालय में गए तो वहाँ पर भी हर तरह के बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं, बहुत तरह के पढ़ते हैं। कुछ बच्चे बहुत दबंग होते हैं, कुछ लड़ाकू प्रकृति के होते हैं, कुछ पढ़ाकू प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ सिर्फ विद्यालय में समय व्यतीत करने आते हैं। घर से बस्ता लिया और स्कूल में आ गए, कब छुट्टी हो गई घर गए, दिन भर का पता ही नहीं कि क्या पढ़ाई हुई। तो विद्यालय में हर तरह के विद्यार्थी होते हैं। कुछ लोग पिटाई को ही समझौता मानकर स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे ही पिटाई खाने वालों में उसी विद्यालय में एक छात्र था, ओमा। अब लेखक को उस ओमा छात्र की बहुत याद आती है कि वो कैसे समझौता कर लेता था। उसे लगता था कि मार खाना भला है, कौन इतना मर कर पढ़ेगा। भारी भरकम शरीर वाला, बेडौल कद काठी वाला ओमा, जिसे देखकर ही थोड़ा डर या भय मन में आ जाए। अब लेखक कहता है कि अन्य साथियों में ओमा जैसा दिखने वाला कोई नहीं था, वैसी कदकाठी वाला, बेडौल कदकाठी वाला कोई नहीं था। उसकी बातें जो रहती थी गालियों और मार पिटाई पर ही शुरू होती थी और वहीं खत्म हो जाती थी। बेढंगी शक्ल और सूरत थी, भारी भरकम सर था हांडी जैसा, और उस पर उसकी छोटी छोटी आंखें। तो लेखक ने कहानी के दौरान कहा है कि हांडी जैसा सिर, बिल्ली के माथे पर जैसे कोई तरबूज रख दिया हो गया हो, ऐसा लेखक को लगता था। यानी बेडौल शरीर था, बेरूप था। इसी बेडौल सिर से कई बार वो युद्ध जीतता था। अगर विद्यालय के बच्चों से लड़ाई हो जाए, झगड़े हो जाए, तो वो सिर से ठोकर मारता था और सिर से दूसरे विद्यार्थी के या बच्चे के छाती पर सिर मारता था, जिससे भयानक चोट लगती थी, भयानक ताकत से मार देता था। और बड़े बड़े जो लड़के होते थे वो भी उसकी चोट से कांप जाते थे। और बहुत लोगों ने इसीलिए उसका नाम रेल बम्बा रख दिया था कि भारी भरकम शरीर, छोटा सा बेडौल रूप, और जब वो सिर से टक्कर मारता जोर से तो उसका नाम उन लोगों ने रेल बम्बा रख दिया था। अब उसे देखकर लेखक को विद्यालय की चीज़ें याद आ जाती हैं कि विद्यालय का स्वरूप कैसा था, कैसे कमरे थे, कितना समय उन्हें विद्यालय में रहना पड़ता था। तो लेखक जो थे उन्होंने अपने विद्यालय को याद करते हुए कहा कि उनके स्कूल में 9 कमरे थे। सबसे दाईं ओर पहला कमरा जो था वो प्रधानाचार्य का था, जिस पर प्रधानाचार्य के कमरे में एक चिक कहते हैं, बांस की तीलियों का बना हुआ एक पर्दे की तरह होता था। चिक जिसको कहते हैं, लटकती रहती थी। और उस जमाने में, पुराने जमाने में प्रायः सभी के घरों में चिक के पर्दे होते थे। चिक के पर्दे कहने का मतलब कि ये कपड़े के पर्दे की जरा बांस की पतली पतली तीलियों से पर्दे बनाए जाते थे, जिससे कि घर के दरवाजे पर आड़ भी रहता था और दरवाजे में एक जो खुलापन होता था वो नहीं होता था और हवा भी आती थी। तो उस समय चिक के पर्दे ही लगाए जाते थे, जिन्हें चिक के नाम से। और प्रधानाचार्य के कमरे में चिक लटकी हो तो किसी बच्चे की हिम्मत नहीं होती थी कि उस चिक को उठाकर उनके कमरे में वो प्रवेश कर ले। तो बच्चे प्रधानाचार्य के कमरे को और उसके बाहर लटकी चिक को ही देखकर डर जाते थे। और प्रधानाचार्य प्रार्थना के समय बाहर आते, उस समय बच्चे
बिल्कुल उन्हें देखकर डरे सहमे होते, सीधी पंक्तियां बनाकर खड़े होते और बच्चों को एकदम सीधी पंक्तियों में खड़ा देखकर वो बहुत प्रसन्न होते। सारे अध्यापक प्रार्थना सभा में खड़े होते हैं, सारे अध्यापक उनके पीछे, बच्चों के ठीक पीछे खड़े रहते थे। उसी समय उन्होंने अपने यहाँ के एक पीटी मास्टर प्रीतम चंद को बहुत याद किया, जो बच्चों की सीधी पंक्तियाँ बनाने के लिए हमेशा उनके पीछे पीछे घूमते थे, डांटते थे। पीटी मास्टर का कर्तव्य प्रार्थना सभा में बच्चों को ठीक ढंग से खड़ा होना, उन्हें सीधे ढंग से खड़े होना आदि सिखाने का कार्य होता है। तो पीटी मास्टर प्रीतम चंद भी उसी तरह करते थे। अगर उस दौरान बच्चा कोई लाइन से बाहर या पंक्ति से बाहर निकल के झांकता तो उसे ठोकर मारते, उसे डांटते डपटते। इधर उधर देखते रहने पर वो उसे सजा देते। कोई लड़का अपना सिर इधर उधर हिला भी नहीं सकता था। पीटी मास्टर को देखकर के ही बच्चे जो बिल्कुल डरे सहमे रहते थे, बच्चों के मन में उनके प्रति एक अलग तरह का भय था कि पीटी मास्टर बहुत कठोर होता है, उसे अनुशासन सबसे ज़्यादा आता है, वो सबसे ज़्यादा बच्चों को अनुशासन सिखाता है। तो लेखक को भी पीटी मास्टर का वो अनुशासन याद आता है कि उस समय वो कैसे अनुशासन सिखाते थे। अगर कोई बच्चा प्रार्थना सभा में खड़ा होकर के अपनी पिंडलियों को अपने पैर से खुजाता और वो देख लेते तो बाघ की तरह झपट कर उस बच्चे को सख्ती से उसकी पिटाई करते। बच्चे बिल्कुल डरे सहमे पीटी मास्टर के सामने होते थे। उनके जितना सख्त विद्यालय में कोई और अध्यापक लेखक ने कभी नहीं देखा था और न सुना था। यानी कि अपने आत्मकथ्य को लिखते समय लेखक को पीटी मास्टर की बहुत याद आती है कि वो पीटी मास्टर कितना कठोर होता था, कितना कड़ा होता था कि वो अनुशासन के नाम पर बच्चों की खूब पिटाई करता था। और कभी अगर खुदा न खास्ता उन्हें कोई कक्षाएं पढ़ाने को मिल जाए तब तो वो बिल्कुल सख्त हो जाते थे, कठोर हो जाते थे, बच्चों के साथ कठोरता का व्यवहार करते थे। तो कहानी में, पाठ में आगे यही दिखाया गया है कि पीटी मास्टर को जब कक्षाएं मिलती हैं पढ़ाने को तो वो अपने पढ़ाने वाली कक्षा में जब बच्चों के पास जाते थे तो बच्चे उन्हें देख के ही डर जाते थे, सहम जाते थे और इस तरह सहम जाते थे कि जैसे लगता था कि वो पढ़ी हुई चीज़ों को बिल्कुल भूल गए हैं। लेखक को पीटी मास्टर का वो कठोर स्वरूप बस थोड़ी थोड़ी देर पर उन्हें याद आता रहता था। उन्हें महसूस होता था कि साक्षात उनका जो रूप है वो उन्हें आंखों से दिखाई पड़ रहा है और उनके हाव भाव तौर तरीके लेखक को अपने बड़े होने के बाद भी याद आता रहता है कि ये पीटी मास्टर कितने कठोर थे। जब उन्हें कक्षाएं मिलती तो बच्चे उनके स्वरूप को देखकर ही डर जाते थे। हमेशा उनके हाथ में एक छड़ी होती, हमेशा वे बच्चों को तेज आवाज में डांटते मारते, कभी बाघ की तरह झपट्टा मार करके बच्चों को डरा देते। तो एक भय का वातावरण बन जाता है। लेखक को प्रीतम चंद यानी पीटी मास्टर का ये हाव भाव उस समय बड़े होने के बाद भी याद आता है। इस कहानी में लेखक ने अपने विद्यालयी जीवन का वो सारा स्वरूप याद किया है जो बड़े होने पर जब वो पढ़ लिख लेते हैं और योग्य हो जाते हैं तब उन्हें अपने बचपन के दिन आते हैं कि पढ़ाई के प्रति बचपन में कितनी अरुचि होती है। उस समय अध्यापकों द्वारा की गई कठोरता
कितनी खराब लगती है, लेकिन जब यही सारी चीज़ें जीवन के में कभी काम आती हैं तब उन्हें वो सारे दिन याद आते हैं। कहानी का नाम इसीलिए लेखक ने सपनों के से दिन रखा है कि जैसे सपने में हम कोई चीज़ देखते हैं, हमें याद आता है, तो हमें वो सारी चीज़ें स्मरण में आती हैं। उन्हीं चीज़ों को, अपने बचपन की चीज़ों को लेखक स्मरण के द्वारा याद करके कि कैसे वो जाते थे, कैसे वहाँ रहते थे, प्रधानाचार्य का क्या हाव भाव था बच्चों के प्रति, पीटी मास्टर का क्या हाव भाव था बच्चों के प्रति, सारी चीज़ें उन्हें याद आती हैं। तो ये सारी चीज़ें वो महसूस करते हैं और कहानी में इन्हीं चीज़ों को लिखते हैं। तो मैंने यहाँ प्रीतम चंद्र तक के, पीटी मास्टर प्रीतम चंद्र का जो प्रार्थना सभा में उनका स्वरूप रहता है, यहाँ तक वर्णन किया। कहानी का कुछ हिस्सा अभी शेष बचा है सारांश के रूप में बताने पर भी, तो मैं इसके शेष भाग को लेकर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।